ओके, आज का टॉपिक है व्हाट इज़ एन आर्ट। कला क्या है, कला के शाब्दिक अर्थ को देखेंगे हम लोग, कला के अर्थ को देखेंगे, कला को अलग अलग विद्वानों ने किस तरीके से डिफाइन किया गया है, किस तरीके से उसको परिभाषित किया है, उसको किस तरीके से क्लासिफाइड किया है, कला किस शब्द से आया है, ठीक है, उसका पाश्चात्य में क्या यूज़ था, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे और मॉडर्न टाइम में कला को किस रूप में लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग कला को आज समझेंगे, यानी कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। लेकिन अगर अपने हिसाब से कला बोली जाए, यानी कि अगर मेरे हिसाब से कला बोली जाए, तो हम अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं और उसमें अगर हमें कुछ भी कारीगरी लगती है, कुछ भी क्रिएटिविटी लगती है, तो वो क्या है, कला है। यानी कि मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कला उस हर चीज़ में है जिसमें ज़रा सी भी कारीगरी की जाती है, ठीक है, ज़रा सी भी कारीगरी की गई है। यानी कि अगर आप छोटे से पेन को भी देख लीजिए तो पेन में भी आपको कुछ ना कुछ जो है खूबसूरती मिल ही जाएगी। यानी कि उसमें भी आप देखिए पेन की निब होती है, कैप होता है, यानी किस तरीके से उसको ढाला गया है, तो आप उसमें भी कला को पा सकते हैं। अगर हम देखिए कला, देखिए थोड़ा सा अपने दिमाग को भी थोड़ा सा हम लोग विकसित करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि बुकिश तो चीज़ें हम पढ़ेंगे ही, यानी कि पहले अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर हम देखें, देखिए कला के लिए कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी डिग्री की, कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एक आप मजदूर को देख लीजिए जो सुबह से शाम तक के काम करता है, वो एक छोटी सी ईंट से लेकर के, छोटी सी ईंट से पूरा क्या एक दीवार बना देता है और दीवार से पूरी क्या कर देता है, बिल्डिंग बना देता है। तो इस तरीके से उसके में भी एक कला है, ठीक है। एक आप देख लीजिए, सुनार को देख लीजिए, गोल्ड स्मिथ को देख लीजिए, वो देखिए कितनी कारीगरी से एक आभूषण को तैयार कर देता है और उसको पहन के जो महिलाएं होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, यानी कि हम जो गर्ल्स हैं, तो उनको पहन करके जो है अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं। यानी कि हर एक चीज़ में कला है। कला के लिए कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, बस आपके पास सोचने की सामर्थ्य होनी चाहिए, सोचने की पावर होनी चाहिए, उसके ज़रिए आप कला को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कला और मनुष्य का जो संबंध है वो कहाँ से है, यानी कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। यानी कि अगर आप गुफाओं में भी देख लीजिए, वहाँ पर जैसे कि अजंता की गुफाएं आपने पढ़ी है, एलोरा की गुफाएं पढ़ी होंगी, अल्टामीरा की गुफाओं में पाश्चात्य में अल्टामीरा हो जाएगा, लास्का हो जाएगा, कोगुल हो जाएगा। इधर आप इंडियंस में अगर चले जाइए तो अजंता, एलोरा और भीमबेटका, पंचमढ़ी, ये सब गुफाएं सब बनी हैं। उसमें दीवारों पे चित्र मिले हैं और क्या कहते हैं, छतों पे चित्र मिले हैं। और उस तरीके से आपने पहले देखा गुफाओं पे चित्र बने मिलते थे, फिर बाद में जब कागज़ का आविष्कार हुआ, ठीक है, कागज़ का आविष्कार हुआ तो कागज़ पे चित्र बनने लगे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कंप्यूटराइज चित्र बनने लगे, ऑयल पेंट से चित्र बनते, फैब्रिक पेंट से चित्र बनते हैं, यानी कि हर तरीके से जो चित्र बनने लगे। और प्रेजेंट टाइम में तो कंप्यूटर का ज़माना है, तो कंप्यूटर का टाइम है, तो कंप्यूटराइज चित्र बनने लगे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कला को समझा। तो देखिए अब सीधे आते हैं हम टॉपिक पे। देखिए कला जो कला का अगर नॉर्मल मीनिंग देखें, नॉर्मल शब्दों में समझे तो कला का मीनिंग होता है सुंदर, मधुर, कोमल, सुख देने वाला होता है। लेकिन सबसे पहले जो कला, अब देखिए जो कला, जो अगर पाश्चात्य की हम बात करें, अगर हम प्राचीन टाइम की बात करें तो कला को किस शब्द से बुलाया जाता था, शिल्प। कला को किस शब्द से बुलाया जाता था, शिल्प शब्द से बुलाया जाता था। और जो कलाकार होता था, जो कला करता था, उसको क्या बोलते थे, शिल्पिन बोलते थे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि जो है पाश्चात्य में कला से मतलब क्या था, शिल्प से मतलब था, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर ललित कला नहीं देख रहे हैं, अभी कला को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, पहले हम सिर्फ कला के मीनिंग को समझ रहे हैं कि आखिर कला क्या है। तो पहले जो कला को किस रूप में रखा जाता था, शिल्प के रूप में लिया जाता था। फिर क्या है, उसको जो आर्टिस्ट होता था उसको क्या बोलते थे, शिल्पिन बोलते थे। तो आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं, शिल्प और शिल्पिन याद रखना है। और कला शब्द का कला के रूप में, यानी कला शब्द जो है, जो कला शब्द है, सबसे पहले जो यूज हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था। सबसे पहले कला शब्द का यूज जो हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था। यानी कि वेद हमारे कितने हैं, चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है और अथर्ववेद में जादू टोने वगैरह का, यानी कि मेडिसिन वगैरह का यजुर्वेद में जिक्र है। और जो हमारा क्या कहते हैं, वो यजुर्वेद है वो गद और पद दोनों में है, यानी कि यजुर्वेद जो है हमारा गद और पद दोनों में है। और ऋग्वेद जो हमारा है ये सबसे प्राचीन वेद है और इसमें कितने मंडल है, 10 मंडल है, ठीक है। तो वेदों के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो इतना आपको याद रखना है। जो कला शब्द का सबसे पहले यूज जो हुआ था वो ऋग्वेद में ही हुआ था।
अब जो कला का जो यथार्थवादी जो यूज हुआ था, यानी कि यथार्थवादी रूप में जो यूज हुआ था, यानी कि हुआ ललित कला के रूप में यूज हुआ, तो वो किसमें हुआ था? नाट्य शास्त्र में हुआ था। तो कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग जो है नाट्य शास्त्र में हुआ था। नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है वो किसकी है? भरत मुनि की है। आपको पता होगा नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है वो किसकी? भरत मुनि की है। उन्होंने उसमें एक श्लोक दिया था, संस्कृत में श्लोक दिया है, तो उसका मैंने यहाँ पर अनुवाद लिख रखा है। उसमें जो है शिल्प को अलग तरीके से बताया गया है, यानी कि शिल्प को अलग रखा गया और कला को अलग रखा गया है। इन्होंने यहाँ पर, यानी कि भरत मुनि ने यहाँ पर कला को जो है ललित कला के रूप में रखा है। यानी कि कला को यहाँ पर किस वे में? देखिए कला तो हर चीज में, बोलने की कला, संगीत की कला और कुम्हारों की कला, रंगाई की कला, कढ़ाई की कला, तो कला तो हर चीज में है। लेकिन यहाँ पर भरत मुनि ने कला को ललित कला के रूप में रखा था और शिल्प को अलग वे में दिया था। क्योंकि मैंने बताया आपको पहले शिल्प कहा जाता था, लेकिन जब यहाँ पर नाट्य शास्त्र आई तो यहाँ पर शिल्प को अलग तरीके से और कला को अलग तरीके से रखा गया और शायद कला को ललित कला के रूप में रखा गया, ऐसा मानना है। अब यहाँ पर जो श्लोक था उसका जो अनुवाद है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या नहीं जो कला ना हो। तो यहाँ पर देखिए शिल्प का भी यूज हुआ है और यहाँ पर कला का भी यूज हुआ है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले कला शब्द का यूज कहाँ हुआ तो ऋग्वेद में हुआ था। यथार्थवादी प्रयोग कहाँ हुआ? तो नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि की पुस्तक नाट्यशास्त्र में हुआ था। तो आपको 2 ये पॉइंट याद रखने हैं। फिर आगे हम देखते हैं कला का शाब्दिक अर्थ। देखिए अगर हम देखें कला का जो शाब्दिक है, यानी कला किस शब्द से बना है, तो कला जो बना है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। यानी कला जो है हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। ये आपको सबसे पहले आपको ये याद रखना है, कला जो हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। पूछा जाए कला किस भाषा का शब्द है? फारसी है, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, तो आपको क्या लिखना है? संस्कृत भाषा का शब्द है। कुछ विद्वानों ने कला की उत्पत्ति किससे मानी? कंग से मानी है, जिसका मीनिंग क्या होता है? आनंद। जिसका मीनिंग क्या होता है? आनंद होता है। कुछ विद्वान, देखिए विद्वान जो होते हैं वो अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से अपनी जो है चीजों को बयान करते हैं, अपनी चीजों को मतलब रखते हैं लोगों के सामने। तो कुछ विद्वानों का मानना है कला जो शब्द है कंग से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? आनंद। कुछ विद्वान है कला को मानते हैं कल से आया है, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? प्रेरित करना। कुछ विद्वान मानते हैं कला जो है वो कड धातु से आया है, उसका मीनिंग क्या होता है? प्रसन्न करना। ठीक है, तो देखिए संस्कृत में जो संस्कृत है वो मेरी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है अगर संस्कृत में कुछ गलत बोल जाऊं तो उसके लिए पहले ही सॉरी। तो आपको याद रखना है कुछ विद्वान ने कंग से माना, कुछ विद्वान ने कल से माना, कुछ विद्वान ने कड से माना है। ठीक है, और जिनका देखा जाए अगर मीनिंग देखा जाए तो सबका मीनिंग लगभग सेम है। आनंदित होना, प्रेरित करना, प्रसन्न करना, तो सबका भी मीनिंग क्या है? सेम लगभग है। तो इस तरीके से कला शब्द की उत्पत्ति कल से या कड से, कंग से। एग्जाम में जो है आपका एक ही ऑप्शन दिया होगा, उसी को आपको टिक करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं पाश्चात्य दृष्टिकोण। अगर हम देखें जो वेस्टर्न स्कॉलर्स है उन्होंने कला को किस रूप में लिखा है, यानी कला को किस रूप में माना है। तो कला को जो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। पता है आपको कला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम आर्ट बोलते हैं। तो आर्ट जो शब्द है, आर्ट जो वर्ड है वो आर्ट से बना है। जो कैसा वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, जो कला शब्द है वो क्या है? आर्ट से बना है, यानी कि ARS आर्ट से बना है। जो कैसा वर्ड है? वो लैटिन वर्ड है। तो आपको ये याद रखना है कि इंग्लिश में आर्ट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, डेराइव्ड कहाँ से हुआ है? तो ये ओल्ड लैटिन की आर्ट से बना है आर्ट। ठीक है, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कला। फिर हम बात करते हैं भरत मुनि की। तो भरत मुनि ने, अभी मैंने पीछे बात की भी थी भरत मुनि की, जो नाट्य शास्त्र थी उसके बारे में मैंने बताया भी था आपको। फिर यहाँ पर फिर से आ गए भरत मुनि। 1 मिनट। तो भरत मुनि जो कला को ललित कला के रूप में माना है ये बता चुके हैं। और भरत मुनि ने कितने, देखिए वैसे रस कितने होते हैं आपके? 9 रस होते हैं। अगर कभी पूछा जाए रसों की संख्या कितनी है तो 9 रस है। लेकिन अगर उसमें लग जाए कि भरत मुनि के हिसाब से रसों की संख्या कितनी, यानी कि भरत मुनि ने कितने रस बताए हैं, तो उन्होंने 8 रस बताए हैं। तो भरत मुनि ने कला को ललित कला के रूप में रखा है और उन्होंने 8 रस बताए हैं। और इन्होंने कला को कितने में डिफाइन किया गया? तो उनकी एक है मुख्य कला और गौड़ कला। कला को 2 रूप में माना है, मुख्य कला और गौड़ कला। देखिए अब हम लोग देखेंगे अलग अलग विद्वानों ने कला को कितने रूप में डिफाइन किया गया। तो भरत मुनि ने मुख्य कला और गौड़ कला में डिवाइड किया है कला को। तो इस तरीके से हम लोगों ने भरत मुनि के हिसाब से समझा। अगर हम बात करें पाणिनि की, पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है। कब की है? इसका टाइम क्या है? 800 BC है, यानी कि ईसा पूर्व है। ठीक है, तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उसमें इन्होंने कला को कितने रूप में रखा है? कारुकला, ठीक है, और चारुकला।
कारुकला और चारुकला। कारुकला का मतलब क्या है? उपयोगी कला। और चारुकला का मतलब क्या है? मीनिंग क्या है? ललित कला। उपयोगी कला में जैसे कि आ जाएगी कढ़ाई है, बुनाई है, रंगाई है, ठीक है, कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं, यानी कि जिसका आपका यूज होता है, यानी कि जिससे हमारा काम चलता है, वो हमारा क्या है? कारुकला के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि खाना पकाना भी एक तरीके से क्या है? कला ही है। रंगाई करना भी क्या है? कला है। कढ़ाई करना भी क्या है? कला है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो भी क्या है? कला है। तो वो कारुकला के अंतर्गत ये सब चीज़ें आएंगी। फिर हम बात करें चारुकला, तो चारुकला के अंतर्गत क्या आ जाती है? ललित कला। जैसे कि हम पेंटिंग्स बनाते हैं, तो ये सब किस में आ जाती है? चारुकला के अंतर्गत आती हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, बस हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। फिर हम बात करते हैं हीगल के अकॉर्डिंग। हीगल कौन थे? जर्मनी दार्शनिक थे। जर्मनी दार्शनिक थे। इन्होंने कला को दो रूप में डिफाइन किया है। एक हो जाएगी आपकी दृश्य कला, एक हो जाएगी श्रव्य कला। दृश्य कला जो हमको दिखाई दे, जो विजुअलाइज्ड हो, ठीक है। श्रव्य कला यानी कि ऑडिबल कला, जो हमको जो है सुनाई पड़े, यानी कि ये कौन सी हो जाएगी? दिखाई देने वाली कला। और ये कौन सी हो जाएगी? सुनाई देने वाली कला। तो दृश्य कला के अंतर्गत जैसे कि चित्र है, वास्तुकला है, ठीक है, मूर्ति कला है। तो चित्र, वास्तुकला, मूर्ति कला किस में आ जाएगी? दृश्य कला में आ जाएगी। किसके अकॉर्डिंग? हीगल के अकॉर्डिंग, यानी हीगल के अकॉर्डिंग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। श्रव्य कला में जैसे कि संगीत है, ठीक है, काव्य है, ये क्या हम सिर्फ सुनते हैं। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन हीगल के अकॉर्डिंग सबसे उच्च जो कला कौन सी मानी गई है, तो काव्य को उन्होंने सबसे उच्च कैटेगरी में रखा है, यानी कि सबसे उच्च कैटेगरी में इन्होंने किसको रखा है? काव्य को माना है। और निम्न कैटेगरी को किसमें माना है, यानी कि नीची सबसे ज्यादा खराब किसको कहा है? वो वास्तुकला को। हीगल के अकॉर्डिंग, फिर से सुनिए, हीगल के अकॉर्डिंग उच्च कैटेगरी में किसको रखा है? तो काव्य को रखा है। और निम्न कैटेगरी में किसको रखा है? वास्तुकला को रखा है। तो आपको ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अरस्तु के अकॉर्डिंग कला क्या है? तो देखिए, अरस्तु ने भी दो पार्ट में इसको डिफाइन किया गया है, ललित कला और उदार कला। अरस्तु ने भी दो पार्ट, देखिए आपको इतना याद रखना है किसने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके नाम याद रखने। तो अरस्तु जो दार्शनिक थे, उन्होंने क्या है? ललित कला और उदार कला के रूप में डिफाइन किया गया है। आपको ये चीज याद रखनी है। इस्पा, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या है? सुकरात है। इसका मीनिंग क्या है? प्लेटो है। ए का मतलब अरस्तु है और इसका मतलब अलेक्जेंडर है। यानी कि सुकरात के शिष्य का नाम क्या था? प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य का नाम क्या था? अरस्तु। और अरस्तु के शिष्य का नाम क्या था? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर मीन्स सिकंदर, ठीक है। तो अरस्तु, सबसे पहले सुकरात आ जाएगा, फिर प्लेटो आ जाएगा, फिर अरस्तु आ जाएगा, फिर अलेक्जेंडर आ जाएगा। तो याद रखना, अगर सीक्वेंस पूछा था कौन किसके शिष्य हैं, यानी कि आर्ट में भी क्वेश्चन आता है, पूछा था कौन किसके शिष्य हैं, तो आपको इस्पा के तरीके से याद रखना, आपको चीजें याद रहेंगी। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को ही सिकंदर बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी देखा, अरस्तु ने कला को कितने रूप में माना है? ललित कला और उदार कला के रूप में माना है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न टाइम में आर्ट को कितने रूप में डिफाइन किया गया है, कितने रूप में रखा गया है। तो मॉडर्न टाइम में कला को दो पार्ट में डिफाइन किया गया है। कितने पार्ट में डिफाइन किया गया है? दो पार्ट में डिफाइन किया गया। एक तो हमारी हो जाएगी ललित कला और दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी? उपयोगी कला। उपयोगी कला के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे कि कपड़ों की रंगाई आ जाती है, ठीक है, बुनाई आ जाएगी, ठीक है, बढ़ईगिरी आ जाएगा, व्यवसाय आ जाएगा, यानी कि जिसका उपयोग हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, वो किस में आ जाएगी? उपयोगी कला के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे कि कपड़े सिलना है, कपड़े बुनना है, कढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें किस में आ जाएंगी? उपयोगी कला के अंतर्गत आ जाती हैं। हम अगर बात करें ललित कला की, तो ललित कला को भी दो पार्ट में डिफाइन किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया है, यानी कि रूपप्रद कला और अरूपप्रद कला, ठीक है, रूपप्रद कला और अरूपप्रद कला। रूपप्रद कला के अंतर्गत क्या आ जाती है? यानी कि जिसका कोई रूप हो, ठीक है, जिसका कोई आकार हो, वो क्या आ जाएगा? रूपप्रद में। जैसे कि चित्रकला। चित्रकला का अगर हम देखें माध्यम क्या है, तो चित्रकला का माध्यम क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। हमारा चित्रकला का माध्यम क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा और तूलिका हो जाएगा, रंग हो जाएगा और ब्रश हो जाएगा हमारा चित्रकला का माध्यम। मूर्तिकला की अगर बात करें, मूर्तिकला में भी आपको बता दें, तो जो मूर्ति कला है उसमें इसका माध्यम क्या आ जाएगा? तो माध्यम आपको सबसे पहले याद रखना, पूछा जाता है माध्यम, तो प्रस्तर हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा और पीओपी हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तर हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा और पीओपी हो जाएगा। पीओपी मीन्स क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। पीओपी का मीनिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो
तो अगर हम मूर्ति कला की बात करें तो उसमें क्या होती है, तराश विधि होती है, जिसको हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक तो हो जाएगा हाई रिलीफ, ये आपका एच है, ये हो जाएगा हाई रिलीफ, और दूसरा क्या हो जाएगा लो रिलीफ। हाई रिलीफ में हम मूर्तियों को ज़्यादा उकेर कर, ज़्यादा मतलब गहराई से काट करके बनाते हैं, वो हाई रिलीफ में आता है। और लो रिलीफ में हम चीज़ों को क्या करते हैं, कम उकेरते हैं। जैसे कि सिक्के हैं, जैसे कि जो हम लोग सिक्के 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, यानी जो भी सिक्के हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को हल्का उकेरते हैं, हल्का मतलब तराशते हैं, तो वो किस में आता है, लो रिलीफ। कहने का मतलब जिसको हम बहुत ज़्यादा जो है गहराई से बनाते हैं वो हाई रिलीफ में आता है, जिसको हम कम गहराई से बनाते हैं वो लो रिलीफ में आता है। फिर हम बात करते हैं वास्तुकला की। तो वास्तुकला के अंतर्गत क्या आ जाएंगी, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह वास्तुकला के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो वास्तुकला में माध्यम क्या हो जाएगा, चूना हो जाएगा, क्ले हो जाएगा, क्ले मीन मिट्टी। ठीक है, तो वास्तुकला में क्या हो जाएगा, चूना हो जाएगा और क्ले हो जाएगा। ठीक है, चूना और क्ले जो है इसका माध्यम हो जाएगा। फिर रूपप्रद कला में आए तो इसमें संगीत आ जाएगा, यानी कि जैसे कि सिंगिंग वगैरह होती है तो संगीत आ जाएगा, और काव्य आ जाएगा। काव्य जैसे कि पद लिखे जाते हैं, कवि क्या है, कविताएं लिखता है, कवि अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को, समाज की जो रियलिटी है, समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो अच्छाइयां हैं, वो अपने संगीत के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, अपनी काव्य के माध्यम से लोगों के सामने रखता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी चीज़ों को देखा। आगे क्या हमारा है, अब हम देखेंगे शैमेंद्र की पुस्तक जो कला विलास है, उन्होंने इसमें कला को किस तरीके से रखा है। तो इन्होंने 64 प्रकार की सुनारों की कला बताई है, 64 प्रकार की सुनारों की कला बताई है, 64 प्रकार की जन उपयोगी कला बताई है, 64 प्रकार की वैश्याओं की कला बताई है, 100 प्रकार की सार कला बताई है, 16 प्रकार की कायस्थों से संबंधित कलाएं हैं, 32 प्रकार की अर्थ जो है धर्म काम मोक्ष से संबंधित कला है, और 10 प्रकार को जो भेषज संबंधी कला में जो है रखा है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैमेंद्र के अकॉर्डिंग सुनारों की कला कितनी है, तो कितनी हो जाएंगी, 64 हो जाएंगी, 64 हो जाएंगी। वैश्याओं की कला कितनी हो जाएंगी, 64 हो जाएंगी। और अर्थ धर्म मोक्ष जो काम जो है हमारा, अर्थ हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, काम हो जाएगा, मोक्ष है, इनको कितने में रखा गया है, वो 32 यानी कि 32 में रखा गया है। भेषज संबंधी कला कितनी है, 10 है। तो इस तरीके से शैमेंद्र की जो पुस्तक कला विलास है उसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपके हिसाब से कला क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपने व्यूज़ दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं कला के बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।